अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। गांधीभवन में ग्रुप 1 के उम्मीदवारों के साथ तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने की बातचीत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से बातचीत करने और मसाइल हल करने का दिलाया तलबा को यकीन। किन बुनियादों पर मूसा नदी के पास रहने वालों के घर उजाड़ने की कोशिशें की जा रही हैं? साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR का तेलंगाना हुकूमत से सवाल। मूसा नदी मुतासिरीन से बगैर किसी सिक्योरिटी के मुलाकात के लिए मुश्तरका दौरा करने तैयार रहे। साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को किया चैलेंज। उत्तर प्रदेश के बहराइच फरवाराना तशद्दुद केस में गिरफ्तार 5 मुलजिमान को 14 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। यूपी बीजेपी हुकूमत बंदोखराज वाली पॉलिसी पर अमल पैरा। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असद ओवैसी का रद्द-ए-अमल। महाराष्ट्र की शिंदे हुकूमत को इलेक्शन कमीशन ने दिया ज़बरदस्त झटका। हुकूमत के जरिए गुज़िश्ता कुछ दिनों में की गई तकर्रुरात और टेंडर्स को रद्द कर देने का फैसला। और हमास के रहनुमा यहिया सिनवार शहीद हो गए। इसराइल का दावा, हमास ने भी कर दी तस्दीक। जंग जारी रहेगी, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। गांधीभवन में ग्रुप 1 के उम्मीदवारों के साथ तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने शिरकत की। इस मौके पर ग्रुप 1 के तलबा ने इम्तिहान के निज़ामुल औक़ात और बाज़ DOs के असरात के हवाले से अपने अंदेशों का इजहार किया। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि उम्मीदवारों को पिछली हुकूमत के दौरान नोटिफिकेशन में ताख़ीर और पेपर लीक होने की वजह से काफ़ी मसाइल हुए और नुकसान उठाना पड़ा, जिससे उनका मुस्तक़बिल मुतासर हुआ। ताहम वो तमाम मसाइल पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और मुताल्लिक़ा हुकाम के साथ बातचीत करेंगे ताकि भर्ती के शफ़ाफ और मुनसिफ़ाना अमल को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने दावा किया कि हम इन चैलेंजों को हल करने और तमाम ख्वाहिशमंदों के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। ग्रुप 1 के उम्मीदवारों ने मेंस इम्तिहान के सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए दरख्वास्त दायर की है। तेलंगाना हाई कोर्ट के सिंगल जज ने 3 दिन पहले ग्रुप 1 मेंस के इम्तिहानात मुनक़िद करने के सिलसिले में हरी झंडी दिखाई थी। इस फैसले को चैलेंज करते हुए 5 उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच के सामने अपनी अपील दायर की। तारीखों में तब्दीली समेत दीगर कई मुतालबात को लेकर ग्रुप 1 के तलबा एहतजाज कर रहे हैं। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने कहा कि आखिर किन बुनियादों पर मूसा नदी के पास रहने वालों के घर उजाड़ने का मंसूबा है। उन्होंने दावा किया कि साबिक़ा BRS दौर हुकूमत में भी मूसा नदी के तरक्याती मंसूबे लाए गए, लेकिन KCR ने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर गरीब के घर मुतासर होते हैं तो सूरत हाल जूं की तूं बरकरार रखी जाए। KTR ने कहा कि मुतबादल मकानात तक गरीबों के मकानात गिराना हरगिज़ दुरुस्त नहीं होगा। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीदें की। KTR ने भी कहा कि वो मूसा नदी मुतासिरीन की तमाम मुमकिन मदद करेंगे और उनकी कानूनी मदद भी की जाएगी। आप कौन से जीवो के अंडर कर रहे हैं आप? मतलब जीवो मतलब या तो R&R एक्ट बोल के है 2013 वाला, उसको बोलो, जो अफसर आया उसको बोलो कागज दिखाओ, कौन से आर्डर के हिसाब से आप हमारे पास आए, आप कागज दिखाओ। आज तक मूसी का, आइए सुधीर रेड्डी साहब, आइए, हमारे सुधीर रेड्डी साहब LB नगर के MLA साहब है, इससे पहले मूसी के चेयरमैन थे। आप इधर आइए। अम्मा एक बात और समझाता हूं मैं आपको। हमारे सुधीर भाई आए इसीलिए मेरे को याद आया। सुधीर भाई हमारे मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन थे हमारी हुकूमत जब थी। तो एक मरतबा क्या हुआ, इन्हों LB नगर के MLA साहब है, बहुत सीनियर लीडर है, हैदराबाद के बहुत सीनियर कायदे है, 35-40 साल से हैदराबाद की सियासत में शामिल है। तो सुधीर भाई क्या करे, पूरा एक प्लान बना के मेरे को ले जाके KCR साहब के पास बिठाए और KCR साहब के सामने पेश करे, शामिल उनके सामने रखे कि बोले साहब ऐसा मूसी में ये करना है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, करना है। तो KCR साहब एक ही सवाल करें, आप इससे कितने घरों को इफेक्ट पड़ता, गरीबों के पूछे। साहब बोले पड़ता साहब 2-4 हज़ार पड़ता। तो KCR साहब इमीडिएटली बोले आप इसको साइड कर दो भाई, गरीब के पेट पे लात मार के कुछ नहीं करना है अपने को, आप इसको बस कभी के लिए आप साइड कर दो। बाद में अगर आपके पास कोई प्लान है जिसको लेके, अगर एकदम जो रिवर के अंदर है, मूसा नदी के अंदर कोई है तो ठीक बात है, उनको हटा के कहीं डबल बेडरूम दे दो, पर दोनों तरफ अच्छा एक दीवार बना दो, शानदार दीवार बनाओ, जैसे हमारे हाई कोर्ट के सामने और हमारे सालार जंग के पास है निजाम जो बना है, बड़ा वाला दीवार दोनों तरफ ऐसे बनाओ ताकि लोगों के घर में पानी ना आए। और दोनों तरफ अगर जरूरत पड़ा तो एक रोड बना दो, और अगर कहीं जगह आपको जमीन मिली तो वहां पार्क या कुछ बना दो, बस उस हद तक रहो, पर गरीबों के पेट पे मत मारो।
ये बोल के सुधीर भाई को रुका दिया और प्रोग्राम को रुका दिया। आज हम कांग्रेस हुकूमत से भी यही सवाल करना हम लोग, आप गरीबों को बेदखल करके। साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया और कहा कि वो कल सुबह 9 बजे तैयार रहेंगे। अपने मसरूफ़ तरीन शेड्यूल में से चीफ मिनिस्टर उन्हें तारीख और वक्त बताएं। बगैर सिक्योरिटी के दोनों साथ मिलकर मूसा नदी से जुड़े इलाकों का दौरा करेंगे और मुतासरीन से बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं हरीश राव का चीफ मिनिस्टर को पेश करदा ये चैलेंज। తన రియల్ ఎస్టేట్ డ్రీమ్ ప్రాజెక్టును గ్రాఫిక్ హంగులతో HD4 రిజల్యూషన్లో అట్టహాసంగా చూపించే ప్రయత్నం చేసిండు. అంతా రియల్ ఎస్టేటే కదా, అలా చూపించింది ఏమో. ఫైనల్గా వీడియో చూస్తే విదేశీ కంపెనీలు తయారు చేసినటువంటి వీడియోను అన్ని కలిపి ఒక దగ్గర చూపించారు. అదేంది ఏఐ టెక్నాలజీ వాడినట్టుంది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ను వాడి మన వివిధ దేశాల్లో న్యూయార్క్ టైమ్ స్క్వేర్లో ఉన్నటువంటి జిలుగులు కానీ వెలుగులు కానీ, సిడ్నీలోని ఒపేరా హౌస్ పక్కన ఉండేటువంటి హైరైజ్ బిల్డింగులు కానీ, లండన్ థేమ్ బ్రిడ్జ్ మీద ఉన్నటువంటి బ్రిడ్జిలను అన్ని కలిపి ఒక దగ్గర వేసి దంచి నూరి ఏఐ టెక్నాలజీలో చూపించినట్టుగా కనబడ్డది. అసలు విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఆయనే చెప్తున్నాడు, సుందరీకరణ అనే పదమే లేదని, సుందరీకరణ అనేది నేను అననే లేదని మాట్లాడుతున్నాడు. నది పునర్జీవం అంటే ఏంటిది? సజీవంగా గలగలా పారేటువంటి విధంగా నదిని తయారు చేయడం, నదిని పునర్జీవం చేయడము. సుందరీకరణ అంటే ఏంది? హైటెక్లు, హైరైజ్ బిల్డింగులు, అద్దాల మేడలు, షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లు, ఇది సుందరీకరణ కింద వస్తుంది. కానీ నిన్నటి వీడియోలో ముఖ్యమంత్రి గారు చూపించినటువంటి వీడియోలో చూస్తే ఏం కనబడ్డాయి? అద్దాల బిల్డింగులు, హైటెక్లు, సుందరీకరణ ఉండవని చెప్తూనే ఎన్నెన్నో అందాలను ఆ వీడియోలో చూపించారు. మరి ఏం చూపించారు వీడియోలో? ఆయన మాటల్లోనేమో సుందరీకరణ లేదు అన్నాడు, కానీ వీడియో నిండా అంతా సుందరీకరణ, హైటెక్ బిల్డింగ్లే కనబడ్డాయి. అంటే ముఖ్యమంత్రి గారి మాట కరెక్టా? ఆ కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్న కంపెనీలు, ఆ కన్సార్షియం చూపించిన వీడియో కరెక్టా? మీ ప్రజెంటేషన్లోనే రివర్ రీజనరేషన్ అండ్ రివర్ ఫ్రంట్ అని ఉన్నది. రివర్ రీజనరేషన్ అంటే నది యొక్క పునర్జీవనం. రివర్ ఫ్రంట్ అంటే ఏంటిది? దాని వెనుక ఉన్న స్టంట్ ఏంది అని నేను అడుగుతున్నా. और इस दौरान मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने भी कहा कि मूसा नदी के तरक्याती कामों पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन गरीबों के मकानात को न गिराया जाए। उन्होंने भी कहा कि हैदराबाद की तरक्की के लिए जितना बजट मुख्तस किया जाना चाहिए वो नहीं किया गया। उन्होंने भी कहा कि हैदराबाद की तरक्की के लिए एक जामे एक्शन प्लान की ज़रूरत है। देश में हैदराबाद शहर एक बढ़ते हुए स्टेट है, में एक हमारा हैदराबाद शहर है। तेजी गति से हैदराबाद विकास हो रहे, वैसे ही हैदराबाद में पॉपुलेशन भी बहुत हर दिन बढ़ते आ रही है। तेलंगाना स्टेट में लगभग 30% पॉपुलेशन स्टेट कैपिटल हैदराबाद में गुजारते हैं और लगभग हर दिन 15 लाख लोग अलग अलग प्रांतों से, तेलंगाना से आके जाते हैं हर दिन। वैसा ही हैदराबाद में विकास के विषय पर जितने बजट हैदराबाद को अलोकेशन करना चाहिए, पॉपुलेशन के हिसाब के हो और रेवेन्यू के हिसाब के हो, जरूरत के विषय पर हो। मैं तेलंगाना सरकार से यही डिमांड करता हूं, जो GHMC एंड हैदराबाद मेट्रो वाटर दोनों हैदराबाद के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एजेंसीज है जनता के विकास के लिए। ये दो डिपार्टमेंट के लिए पैसे कमी नहीं रहना चाहिए, मगर आज छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर भी 10 लाख 20 लाख कॉन्ट्रैक्टर भी धरना करना पड़ रहा है। इसीलिए हैदराबाद शहर के विषय पर एक स्पेशल एक्शन प्लान होना चाहिए और उसमें बजट एलोकेशन भी करना चाहिए। आज हम लगभग 50 लाख रुपए से अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का डेवलपमेंट करने के लिए नया एक 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है।
जो हैदराबाद में मूसी के विषय पर भी तेलंगाना सरकार बार बार हम साबिका रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत अपने 6 वादों पर अमलावरी में नाकाम साबित हुई। उन्होंने ये भी कहा कि जो हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। श्रीनिवास गौड़ ने भी कहा कि तेलंगाना हुकूमत गरीबों के साथ बेहतर सलूक इख्तियार करे। तेलंगाना में वो चेक गारंटी अमल करने के लिए देखो बोलते वो नहीं देख रहे। वो पूछने वाले कैसा पूछते आप? चेक गारंटी है, कुछ भी नहीं है। आवाज नको, आवाज बंद करना, कुछ भी नहीं बात करना। अगर बात कर तो केस डाल के अंदर डालते बोल के ऐसे चला रहे। ये महबूबनगर में वो हैंडीकैप्ड वालों का पूरा डेमोलिशन करे। हम जाके डिमांड करें वैसा नक्का करो। पूरे हैंडीकैप्ड वाले ब्लाइंड है, उसको ऊपर ऐसा नहीं करना बोल के हम एक रिप्रेजेंटेशन दिया। देने के बाद पूरा निकाल दिया, बाहर आ गए उन लोग। एक जना मर गया अभी। आज उसको न्याय करो बोले तो हमारे ऊपर भी, हमारे लोगों के ऊपर भी केस डाल के अंदर भिजा रहे। ये क्या है? क्या जुल्म है? हम पुलिस बोले तो बहुत, तेलंगाना पुलिस पावरफुल पुलिस है, मगर थोड़े लोग ऐसा गलत काम करे तो पुलिस का नाम पे भी नाम अच्छा नहीं रहता। गवर्नमेंट के भी हम लोग अब क्या करके गवर्नमेंट आया, क्या बोल के गवर्नमेंट में आया वो देखो। मगर कोई पूछे तो उसको अंदर डाल दे तो बोल दो नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट भी आता। आने वाले गवर्नमेंट हमारा है। अब क्या बताते हो? हम भी ऐसा करना पड़ता, इसलिए वो अच्छा नहीं है। गरीब लोगों को हेल्प करो। वो झूठ केस है पूरा ये करना, वो इंक्वायरी करना, वो इंक्वायरी करके वो ऑफिसर के ऊपर भी अगेंस्ट एक्शन भी लेना बोलकर हमारा डिमांड है। अडानी फाउंडेशन के एक वफ्द जिसकी क़यादत अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी ने की, आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इस मौके पर यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए 100 करोड़ रुपए का अतिया चेक के जरिए हवाले किया। अडानी ने हुनर की तरक्की और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए तेलंगाना रियासती हुकूमत के इक़दाम की सताइश की और अपनी जानिब से मुमकिन ताउन का भी इस मुलाकात के मौके पर यकीन दिलाया। तेलंगाना की 9 यूनिवर्सिटियों के लिए रियासती हुकूमत ने वाइस चांसलर्स का तकर्रुर कर दिया है, जिनमें एक मुस्लिम भी शामिल हैं। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने वाइस चांसलर की तकर्रुर के दस्तावेजात पर दस्तखत किए, जिसके बाद हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर अहकामात जारी किए हैं। जिन यूनिवर्सिटीज़ के लिए वाइस चांसलर मुकर्रर किए गए उनमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर कुमार, काकतीय यूनिवर्सिटी के लिए प्रताप रेड्डी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के लिए प्रोफेसर ख्वाजा अल्ताफ हुसैन, तेलंगाना यूनिवर्सिटी के लिए यादगिरी राव, पालमूर यूनिवर्सिटी के लिए JN श्रीनिवास, तेलुगु यूनिवर्सिटी के लिए नित्यानंद राव, शातवाहना यूनिवर्सिटी के लिए उमेश कुमार, प्रोफेसर जयशंकर, तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए अल्लाज जानिया और कोंडा लक्ष्मण बाबूजी, तेलंगाना हाईकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए प्रोफेसर राजी रेड्डी का भी तकर्रुर कर दिया गया है। जनाब आमिर अली खान MLC की सालगिरह की मुनासिबत से चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने उन्हें अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश की और अपने जारी करदा बयान में कहा कि आमिर अली खान सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें और आवाम के लिए खदमात का सिलसिला जारी रखें और साथ ही रियासत तेलंगाना की फलाह बहबूद के लिए अपनी काविशों का सिलसिला भी बरकरार रखा जाए। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के ट्विटर हैंडल से रेवंत रेड्डी की मुबारकबाद शेयर की गई है। इस दौरान दफ्तर रोजनामा सियासत एबिट्स हैदराबाद पहुँचकर कई सियासी और सरकर्दा शख्सियात ने जनाब आमिर अली खान को सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद दी और अपनी जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच फिरकावाराना तशद्दुद केस में गिरफ्तार 5 मुलजिमीन को 14 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी वजूहात की वजह से गिरफ्तार मुलजिमान मोहम्मद फ़हीम, मोहम्मद तालिब और सुबलू, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद और मोहम्मद अफजल को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पूनम पाठक के घर लाया गया। आपको बता दें कि 13 अक्टूबर को बहराइच जिला के महाराजगंज इलाके में दुर्गा विसर्जन के दौरान फिरकावाराना फसाद हुआ था, जिसमें एक नौजवान राम गोपाल मिश्रा को गोली मारकर मुबैना तौर पर हलाक किया गया। इसके बाद अगले दिन पूरे इलाके में तशद्दुद फूट पड़ा, जिसमें आतिशज़नी के वाक़यात पेश आए। इस दौरान हैदराबाद के रुकने पार्लिमान असद ओवैसी ने कहा है कि यूपी में ठोक दो की पॉलिसी चल रही है और हालिया इनकाउंटर पर रद्दअमल में उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत बंदूक के राज की पॉलिसी अपना रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पूरी तरह आइन के खिलाफ है। ओवैसी ने इसे नेटफ्लिक्स फिल्म करार दिया, जहां कानून के बजाय बंदूक की ज़बान बोली जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो ठोक दो की पॉलिसी चल रही है पिछले कई सालों से, वो उसी का एक एग्जाम्पल है। और हम बार बार कह रहे हैं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से
और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। आप उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए, क्योंकि एक बार अगर कोई गलत चीज़ का आप आगाज़ कर देंगे तो वो गलती चलते रहेगी और कोई भी किसी को उठाकर गोली मार देगा। अब आप हमको ये बताइए कि अगर उन दो लड़कों की बहन वो वीडियो जारी नहीं करती कि मेरे दोनों भाई को और एक परिवार के शख्स को सुबह 4 बजे पुलिस आकर उठाकर लेकर गई, तो क्या होता था अभी तक? और दूसरा है कि पुलिस को ये बताना चाहिए था कि उनको अरेस्ट बताना चाहिए था, अरेस्ट भी नहीं बताए। और फिर जहां पर हादसा हुआ और उससे 70 किलोमीटर दूर ले जाकर वो हथियार छुपाता है अपना, और फिर जहां पर ये एनकाउंटर होता है वो कितनी दूर है उस हथियार दस्तयाब करने की जगह से। तो ये सरासर गलत है, ये एक संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और आज तक क्या किसी ने देखा ऐसा वीडियो कि आप जिस पर गोलियां चला रहे हैं उनसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो जिसके पैर में गोली लगी वो कह रहा है कि हाँ सर हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ऐसा दिख रहा था कि कोई नेटफ्लिक्स पर कोई पिक्चर चल रहा है। यानी जो भी स्क्रिप्ट राइटर है उसको तो अपनी नौकरी छोड़कर, तो सरकार को छोड़कर उसको जाना चाहिए नेटफ्लिक्स में, उसको बहुत पैसे मिल जाएंगे। और दूसरा ये कि हम तो स्पोर्ट्स मंत्री से अपील करेंगे कि जो निशाने पे मार रहे हैं, 200 एनकाउंटर ऐसे निशाने पे मारे हैं, इनको ओलंपिक भिजाइए, भारत को गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल ला लेंगे। एक मजाक बना के रख दिए। अच्छा, बहरेच में जो बाद में जो हिंसा हुई, दुकानें जलाई गई, अस्पताल जलाया गया, शोरूम जलाया गया, आपने कितनों गिरफ्तार किया। ये आप रिवेंज की जो सियासत राजनीति कर रहे हैं, इससे किसी का फायदा होने वाला नहीं है। गोपाल मिश्रा की यकीनन हत्या हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर आप ले जाकर गोली मार देंगे। अरे भाई, अगर प्रूफ है तो सजा दिलाइए ना। कोर्ट किस लिए है, BNS किस लिए है, ये सब किस लिए बनाया गया है? अगर आप ही खुद जज बन जाएंगे, आप ही खुद फैसला सुनाएंगे, एग्जीक्यूशनर बनेंगे, तो फिर कोर्ट की, संविधान की, कानून की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत गलत हो रहा है और ये एक तरफा और हेट्रेड बताई जा रही है एक समुदाय के खिलाफ। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हैड्रा जल्द ही शहर हैदराबाद की सड़कों पर फुटपाथ पर किए गए मुस्तकिल कब्जों को हटाने के लिए मुहिम शुरू करेगी। ये फैसला मुश्तरका जायजा मीटिंग के दौरान कमिश्नर AV रंगनाथ की क़ियादत में किया गया। रंगनाथ ने वजाहत की कि फुटपाथों पर कब्जा करने वाले ताजरों को पहले नोटिस देंगे ताकि वो खुद अपना सामान हटा लें। इस मुहिम के दौरान पावर ट्रांसफार्मर्स, टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन और कूड़े कचरे के डब्बों के इर्द गिर्द मौजूद रुकावटों को भी हटाया जाएगा। रंगनाथ ने कहा कि ट्रैफिक के दबाव को भी कम करने के लिए हैड्रा महकमा ट्रैफिक के साथ मिलकर काम करेगी ताकि ट्रैफिक के औकात में भीड़ को काबू में किया जा सके और सड़कों को बेहतर तौर पर इस्तेमाल किया जाए। याद रहे कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बाकायदा तौर पर हैड्रा को मजीद इख्तियारात दिए और अवामी असासों जैसे सड़कें, नाले, गलियां, आबी ज़खायर, खुली जगह और अवामी पार्कों की हिफाजत की जिम्मेदारी भी अब हैड्रा को दे दी गई है। और अब बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। महाराष्ट्र में इंडिया इत्तेहाद मिलजुल कर मुकाबला करेगा। कोई इख्तिलाफात रहेंगे तो भी इसको बातचीत के जरिए हल कर लिया जाएगा। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने यह दावा किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में इत्तेहाद के दरमियान तमाम मसाइल बातचीत के जरिए हल कर लिए जाएंगे। जब सीट शेयरिंग हो रही होती है पार्टियों के बीच में, इस तरह के पड़ाव, मोड़, स्पीड ब्रेकर्स सब आते हैं, लेकिन हर बार आपने देखा कि ये पड़ाव, मोड़ और स्पीड ब्रेकर्स हम मिलकर पार भी करते हैं, इस बार भी कर रहे हैं। कोई विवाद नहीं है। हाँ, संवाद होता रहता है। कई बार होता है कि ये सीट उनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, किसी और को भी चाहिए, फिर उसमें बातचीत होती है और बातचीत से रास्ता निकलता है, अभी भी निकल रहा है। महाराष्ट्र की शिंदे हुकूमत को इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्त झटका दिया। इस हुकूमत के जरिए गुज़िश्ता कुछ दिनों में की गई तकर्रुरियों और टेंडर्स को रद्द कर देने का फैसला किया गया। दरअसल 20 नवंबर को महाराष्ट्र में एक ही मरहले में वोटिंग होगी और 23 नवंबर को वोट शुमारी होगी। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने चंद दिन कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐन कबल शिंदे हुकूमत ने कुछ तकर्रुरात किए और जल्दबाजी में फैसले किए गए, जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करार देते हुए रद्द कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने से कबल महामंडल पर की गई तकर्रियों और जल्दबाजी में किए गए फैसलों पर ज़ाब्ते अखलाक लगने के बाद अमल करने के उसूलों की खिलाफ वर्जी बताया। इसको पेश नज़र रखते हुए हिदायत दी गई कि अब ज़ाब्ते अखलाक रहने तक इन फैसलों को जैसे थे वैसे ही रखने का हुक्म भी दे दिया गया है।
मुल्क के मशहूर इस्लामी मुबल्लिग मुफ्ती सलमान अजहरी की ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली। तकरीबन 9 महीने से मुफ्ती सलमान जेल में कैद थे। जारिया साल 4 फरवरी को मुबैना नफरत अंगेज़ तक़रीर के इल्ज़ाम में मुफ्ती सलमान को गुजरात ATS की जानिब से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत केस दर्ज किया गया, जिनमें मुख्तलिफ मजहबी ग्रुप के दरमियान मुबैना तौर पर दुश्मनी को फ़रोग़ देना और अवाम में फसाद फैलाने जैसी दफ़ात शामिल हैं। ताहम अब अदालत उज़्मा ने मुफ्ती सलमान की फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया है। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई। ये धमकी मुंबई ट्रैफिक पुलिस को एक व्हाट्सएप पैगाम के जरिए मौसूल हुई, जिसमें सलमान खान से 5 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया। पैगाम में लिखा गया कि अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें फौरी तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ अपनी दुश्मनी ख़त्म करना होगा और रकम देना होगा। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर तकरीबन 30 पुलिस एहलकार जदीद हथियारों बशमूल AK-47 के साथ तैनात कर दिए गए ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटा जा सके। पुलिस उस शख्स की तलाश में भी मसरूफ है जिसने ये धमकी भरा पैगाम भेजा था और इस बात की भी जांच की जा रही है कि आया धमकी वाकई लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जानिब से है या कोई और ग्रुप इस मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और अब बढ़ते हैं फ़लस्तीन से जुड़ी खबरों की जानिब। इसराइल ने दावा किया कि हमास के रहनुमा यहिया सिनवार को शहीद कर दिया गया। इससे कबल इसराइली फ़ौज ने कहा था कि उन्होंने 3 जंगजुओं को निशाना बनाया। उस वक्त इन अफराद की शनाख्त से मुताल्लिक़ तफसीलात नहीं बताई गई। बाद में दावा किया गया कि यहिया सिनवार शहीद हो गए और अब हमास की जानिब से भी कह दिया गया है कि यहिया सिनवार की शहादत हुई है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक हमास के तर्जुमान खलील अल हैया ने अपने बयान में कहा कि यहिया सिनवार ने फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अपनी जान पेश कर दी। उन्होंने कहा कि सिनवार जिहाद के रास्ते पर चलते हुए शहादत की मंजिल को पहुंच गए। वो दुश्मन के साथ मुसलसल लड़ते हुए एक बहादुर सबूत के तौर पर शहीद हुए हैं। इस दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि यहिया सिनवार को शहीद कर दिया गया, लेकिन गाज़ा जंग ख़त्म नहीं होगी। באותה עת בדיוק יחיא סנוואר עסק בהכנות האחרונות לטבח 7 באוקטובר. אני ניצב בפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סנוואר חוסל. מי שביצע את הטבח הנורא ביותר בתולדות עמנו מאז השואה, רב המרצחים שרצח אלפי ישראלים, חטף מאות אזרחינו, חוסל היום על ידי חיילינו הגיבורים. והיום, כפי שהתחייבנו לעשות, באנו איתו חשבון. היום הרוע ספג מכה קשה, אבל המשימה שלפנינו עדיין לא הושלמה. למשפחות החטופים היקרות אני אומר, זהו רגע חשוב במלחמה. אנחנו נמשיך בכל הכוח, עד להשבתם הביתה של כל יקיריכם, שהם יקירנו. गुज़िश्ता साल हमास की जानिब से किए गए तूफ़ान अल-अक़सा नामी ऑपरेशन के बाद हमास के क़ायद यहिया सिनवार का नाम सबसे ज़्यादा सुना गया। उनकी पूरी ज़िंदगी फ़लस्तीन और मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए जद्दोजहद के हवाले से मशहूर थी। एक आम से शख्स नज़र आने वाले सिनवार में गैर मामूली सलाहियतें थीं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 22 साल इसराइली जेलों में गुजारे और सहयूनियों के ख़िलाफ़ मैदान जिहाद में उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। पेश है यहिया सिनवार की ज़िंदगी के हवाले से चंद अहम तफसीलात। हमास के लीडर यहिया सिनवार 61 बरस के थे और उन्हें उर्फ़-ए-आम में अबू इब्राहिम के नाम से जाना जाता था। वो गज़ा पट्टी के जुनूब में खान यूनुस के एक पनाहगुज़ीन कैम्प में पैदा हुए। उनके वालिदैन का ताल्लुक़ अस्क़लान से था और उन्हें अल-कुंबा यानी इसराइल के क़याम के नतीजे में सन 1948 में बड़े पैमाने पर जबरन अपने आबाई इलाके छोड़कर हिजरत करनी पड़ी। उन्होंने खान यूनुस के एक सेकेंडरी स्कूल में तालीम हासिल की और फिर गज़ा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से अरबी ज़बान में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। सिनवार को सन 1982 में पहली मरतबा इसराइल ने उस वक्त गिरफ़्तार कर लिया जब वो 19 बरस के थे। उन्हें इंतहापसंद सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्ज़ामात में सन 1985 में दोबारा गिरफ़्तार किया गया। ये वो वक्त था जब उन्होंने हमास के व्हीलचेयर तक महदूद बानी शेख अहमद यासीन का एतमाद हासिल कर लिया था। इंस्टीट्यूट बराए नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ तलबीब में सीनियर रिसर्चर्स का कहना है कि शेख अहमद यासीन और यहिया के दरमियान क़ुर्बत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था और ये रिश्ता सिनवार के तंजीम में उनके बारे में तासुर के हवाले से गहरा असर डालने का बास भी बना। 2 साल बाद यानी 1987 में हमास का बाकायदा क़याम अमल में आया और यहिया सिनवार ने ही ग्रुप का दाखिली सिक्योरिटी शोबा कायम किया जिसे अल-मजद का नाम दिया गया।
वो इस वक्त सिर्फ 25 साल के थे। सन 1988 में यहिया सिनवार ने मुबैना तौर पर 2 इसराइली फौजियों के अखबार उन्हें हलाक करने की मनसूबाबंदी की थी। उन्हें इसी साल गिरफ्तार किया गया था और इसराइल में उन्हें 12 अफराद के कत्ल के इल्ज़ामात में 4 मरतबा उम्र कैद की सजाएं भी सुनाई गई थी। सिनवार ने सन 1988 से सन 2011 तक यानी लगभग 22 साल इसराइली जेलों में गुजारे। वहां उनका कुछ वक्त कैद तन्हाई में भी गुजरा, जिसके बाद उनमें इंतहा पसंद उनसर शिद्दत पकड़ गया। मुबस्सिरीन का कहना है कि यह सिनवार ताकत के जरिए अपना दबदबा कायम करने में कामयाब रहे और उन्हें खुद को कैदियों में बतौर रहनुमा मनवाया और जेल इंतजामिया से उनके लिए मुज़ाकिरात भी किए और कैदियों में नज़्म व ज़ब्त कायम करने की कोशिशें करते रहे। इसराइली हुकूमत की जानिब से यह सिनवार के किरदार के बारे में किए गए तज्ज़िये के मुताबिक वो एक जाबिर, दबदबे वाले और बासर रहनुमा हैं जिनमें बर्दाश्त, चालाकी और साजबाज करने और थोड़े वसायल पर गुजारा करने की गैर मामूली सलाहियतें थीं। वो जेल में भी कैदियों के दरमियान राज रखते थे और उनमें हुजूम की सरबराही करने की बाकायदा सलाहियत थी। यहिया सिनवार जिस वक्त जेल में थे उन्होंने इब्रानी ज़बान पर भी उबूर हासिल कर लिया था और इसराइली अखबारात पढ़ते थे। बस इनका कहना है कि सिनवार हमेशा उनके साथ इब्रानी ज़बान में बात करने को तरजीह देते थे, हालांकि उनमें खुद अरबी ज़बान जानने की भी सलाहियत थी। यहिया सिनवार को सन 2011 में एक मुआहदे के बाद रिहा कर दिया गया। कैदियों के इस तबादले में 1028 फ़लस्तीनी और इसराइली अरब कैदी रिहा किए गए थे, जिसके बदले में एक इसराइली रगमारी फौजी जिला शालिद की रिहाई मुमकिन हो सकी थी। ख्याल रहे कि जिला शालिद को अगवा के बाद 5 सालों तक यरगमाल रखा गया था और ये काम हमास के दीगर कारकुनों समेत यहिया सिनवार के भाई ने किया, जो इस वक्त भी हमास के सीनियर फौजी कमांडर हैं। यहिया सिनवार ने इसके बाद से मजीद इसराइली फौजियों के अगवा पर भी जोर दिया था। मुबस्सिरीन का कहना है कि जब यहिया सिनवार गजा वापस हुए तो उन्हें फौरी तौर पर बतौर रहनुमा तस्लीम कर लिया गया। उनका ज़्यादा ताल्लुक इस बात से था कि उन्होंने हमास के बानी लीडर के तौर पर नाम कमाया था और अपनी ज़िंदगी के 22 बरस इसराइली जेलों में गुजारे थे। सन 2013 में उन्हें गजा में हमास के सियासी ब्यूरो का रुकन मुंतखब कर लिया गया, जिसके बाद सन 2017 में उन्हें इसका बाकायदा सरबराह भी बना दिया गया था। सन 2015 में अमेरिका की वजारत ख़ारजा ने बाज़ाब्ता तौर पर यहिया सिनवार का नाम आलमी इंतहा पसंदों की फहरिस्त में डाल दिया था। मई 2021 में गजा पट्टी में इसराइली फ़िज़ाई हमले में उनके घर और दफ्तर को निशाना भी बनाया गया। अप्रैल 2022 में टेलीविज़न पर एक खिताब में उन्होंने लोगों को किसी भी तरह से इसराइल पर हमले करने की तरगीब दी थी। यहिया सिनवार ईरान से भी खासे करीब बताए जाते हैं। एक शिया मुल्क और एक सुन्नी तंजीम के दरमियान इत्तेहाद कभी वाज़ेह नहीं होता, लेकिन दोनों का एक ही हदफ था और वो ये कि इसराइल को ख़त्म करना है और जिद्दोजहद के ज़रिए फ़लस्तीन की आज़ादी हासिल करना है और इसके साथ ही यरूशलेम को इसराइली कब्ज़े से मुकम्मल तौर पर आज़ाद करवाना था। 7 अक्टूबर 2023 के हमास की जानिब से किए गए मुनज़्ज़म और ताकतवर हमलों के पीछे भी यहिया सिनवार का नाम हमेशा सामने आता रहा और अब 17 अक्टूबर 2024 को इसराइल ने दावा किया है कि यहिया सिनवार का खात्मा कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। गांधी भवन में ग्रुप 1 के उम्मीदवारों के साथ तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने की बातचीत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से बातचीत करने और मसाइल हल करने का दिलाया तलबा को यकीन। किन बुनियादों पर मूसा नदी के पास रहने वालों के घर उजाड़ने की कोशिशें की जा रही हैं? साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR का तेलंगाना हुकूमत से सवाल। मूसा नदी मुतासिरीन से बगैर किसी सिक्योरिटी के मुलाकात के लिए मुश्तरका दौरा करने तैयार रहे। साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को किया चैलेंज। उत्तर प्रदेश के बहराइच फिरकावाराना तशद्दुद केस में गिरफ्तार 5 मुलजिमान को 14 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। यूपी बीजेपी हुकूमत बंदोखराज वाली पॉलिसी पर अमल पैरा। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी का रद्द-ए-अमल। महाराष्ट्र की शिंदे हुकूमत को इलेक्शन कमीशन ने दिया जबरदस्त झटका। हुकूमत के जरिए गुज़िश्ता कुछ दिनों में की गई तकर्रुरात और टेंडर्स को रद्द कर देने का फैसला। और हमास के रहनुमा यहिया सिनवार शहीद हो गए, इसराइल का दावा, हमास ने भी कर दी तस्दीक। जंग जारी रहेगी, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।